नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके रिजल्ट भी आ गए और उस पर बहस, डिबेट सब कुछ हो चुका है। इन चुनाव के आने वाले भविष्य पर क्या असर है और किस तरीके से ये चुनाव एक नई इबारत लिख रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अब तक एक भी चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा संगठन तो है ही, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक साफ सुथरी छवि और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने तेवर दिखाए हैं, उनके तेवर जनता को रास आते हैं। आपसे पहले भी जब डिबेट हुई थी तो मैंने कहा था कि इस चुनाव में नाली खरंजे की बात ही नहीं हो रही, बात सिर्फ कानून की, माफियाओं के खात्मे की हो रही है। तो कुल मिलाकर के नैरेटिव बदले हुए हैं और उसका परिणाम हमें महापौर के हुए चुनाव में देखने को मिला। 17 महापौर की सीटें हैं यहाँ, 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। इसके अलावा नगर पंचायत, नगर पालिकाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी मात्रा में जीत दर्ज की है। ये जीत केवल नगर पालिकाओं की जीत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बस कुछ ही महीने बाद 2024 में मई से पहले, ये मई चल रहा है, 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो इबारत लिखी जा रही है अब, तो यह इबारत 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है, विश्वास दिलाती है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर मोहर लगाती है। योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है वो रुक नहीं रहा है। विपक्ष के सारे दाव फेल हो रहे हैं। बसपा एक जमाने में यहाँ बड़ी पार्टी कही जाती थी, उनका अपना एक वोट बैंक था, एक जाति वर्ग का एक वोट बैंक था, वो उसे मिलता ही मिलता था। वो वोट बैंक भी अब दरकता सा प्रतीत हो रहा है। समाजवादी पार्टी का तो और भी बुरा हाल है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कोई खास करिश्मा नहीं कर सकी। माना यह जा रहा था कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, खासतौर पर पश्चिम के जो इलाके हैं जहाँ आरएलडी से समाजवादी पार्टी का एक गठजोड़ है, उन इलाकों में भी समाजवादी पार्टी बहुत कुछ खास नहीं कर पाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि किस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन ये हर विपक्षी पार्टी करती है। खैर, कुल मिलाकर के इस विजय रथ को कैसे काबू किया जाए, अभी विपक्ष को सूझ नहीं रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक जनप्रिय और लोकप्रिय नेता के रूप में यहाँ उभरे हैं। तो कुल मिलाकर के इससे कैसे निपटा जाएगा, हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ का विजय रथ लगातार दौड़ रहा है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए सभी तरह के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भाजपा का झंडा लहराया है। यूपी विधानसभा में दोबारा सत्ता में लौटकर मुख्यमंत्री ने यूपी में इतिहास रच दिया, साथ ही कई तरह के मिथ भी तोड़ दिए। कहा जाता था कि नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री दोबारा वापसी नहीं कर पाता, लेकिन कई बार नोएडा जाने के बावजूद योगी ने सत्ता में दोबारा वापसी। 2017 में कमान संभालने के बाद उन्होंने यूपी को सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बनाया, अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई की। इस बीच उन पर बुलडोजर बाबा का तमगा भी लगा, लेकिन इन सब कार्रवाई से आम जनता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा बढ़ता चला गया। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव 16 सीटों पर भाजपा ने 14 पर जीत दर्ज। इसके बाद लोकसभा चुनाव में करीब 80 में से 65 सीटों पर भाजपा का विजय रथ दौड़ा। 2022 की विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 274 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार 2 बार बैठने वाले यूपी के योगी पहले सीएम बने। 2023 में निकाय चुनाव में महापौर की सभी 16 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे बड़ी बात है कि इस बीच कई जगह उपचुनाव भी हुए, जिसमें आजमगढ़ लोकसभा में उपचुनाव से लेकर आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर भी शामिल था। उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी की और दशकों के बाद वहाँ भी भगवा लहराया। भारतीय जनता पार्टी दंगों की बात करना चाहती, फिल्मों की बात करना चाहती, बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करना चाहती। दूध और दही पे टैक्स लेके जनता की कमर महंगाई से तोड़ दी है, बेरोजगारों पे लाठी चलाई जा रही है। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1980 के उन दंगों की बात करना चाहती है जिनका आज की पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। आज 2023 में जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान है,
किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। इन सब मुद्दों पे जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूतकाल की बात करना चाहती है, लेकिन जनता वो वर्तमान पे सवाल पूछ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, इससे यह तय हो गया कि जनेऊधारी पंडित हनुमान निश्चित तौर पे पंडित राहुल गांधी जी के साथ हैं और उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल गया है और निश्चित तौर पे पूरे देश में जनेऊधारियों का साथ अब कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। और 24 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जनेऊधारी पंडित हनुमान सफाया कर देंगे। उनकी सोने की लंका जल के राख हो जाएगी। जो रावण राज माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है, जिनके नेतृत्व में बहन बेटियां, माँ, छात्र, किसान और सुरक्षित हैं, निश्चित तौर पे अब उनको बल मिलेगा और रावण राज का सफाया होगा। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब से पहली बार प्रदेश को काफ़ी सरकारें आई गई। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो 24/7 जनता के सेवा में लगा रहता, 20-20 घंटे काम करते। और उन्हीं के काल में एक ये सबसे भयंकर आपदा आई, कोरोना, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ जी पूरी तौर से मॉनिटरिंग किए, जनता के बीच में रहे, जबकि अन्य पार्टियां जो थी ट्विटर से पार्टी चला रही थी, लोग गायब हो गए थे। उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो स्वयं नहीं गए। उन्होंने कहा जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभाऊंगा, मैं संत हूँ, मेरा परिवार नहीं है, मैंने वो विधा छोड़ दी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से लड़ना विपक्ष के लिए मुसीबत है, जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग नहीं सकता, परिवारवाद का कोई आरोप लग नहीं सकता। और एक तरह से पूरी तौर से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ने की कल्पना लिए जो व्यक्ति दिन रात सेवा में लगा, उसका मुकाबला ये विपक्ष कहाँ कर सकता है। जो तार है, जो परिवार और प्रॉपर्टी में लिप्त है, उस विपक्ष की हैसियत नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोक सके। और आगामी 2024 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी जी पूरी 80 की 80 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 के बीच में सर्वाधिक सीट जीत के मोदी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते को सुगम बनाएगी। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का विजय रथ किस बढ़ता ही जा रहा है और विपक्ष के पास न मुद्दा है, न आक्रमण करने के लिए कोई बहुत ठोस धार वाली एक जो विपक्ष की कहना चाहिए तलवार कहना चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। विपक्ष के तेवर धीमे दिखाई देते हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी से आज शुरुआत करते हैं। अनिल शर्मा जी इसलिए क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है और हाल ही में मुख्यमंत्री ने अभी वहाँ शपथ ले ली है। काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद आखिर दोनों जो है DK शिव कुमार और सिद्धारमैया मान गए हैं। लेकिन अब यूपी की क्या तैयारी है? यूपी में योगी के विजय रथ को आप कैसे रोकेंगे? अनिल शर्मा जी, आपसे ये सवाल है क्योंकि कांग्रेस पिछले 30-32 साल से उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए पर जाती जा रही है और इसको कैसे आप कांग्रेस के लिए कैसे ये पुनर्जागरण हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए? क्या एक कोई योजना लेके आ रहे हैं? क्या किन मुद्दों पर आप जाएंगे? बुलडोजर बाबा के नाम से जो सरकार चल रही है, उस बुलडोजर ने क्या हश्र किया है जनता का। जी, माँ बेटी को उस बुलडोजर ने जिंदा जलाकर मार दिया, चक्की वाले को, आटा चक्की वाले को जलाकर मार दिया। जी, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की है जी, जिससे किसी भी तरह की जनहित की उम्मीद लगाना बेकार है। जिसका कोई परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द क्या जाने। आप अपना मुद्दा बताइए। कोविड काल में जो व्यवस्था हुई वो शासन प्रशासन, इसके अलावा कांग्रेस ने जितनी जनता की मदद की उतनी बीजेपी ने मदद नहीं की। प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग जरूर किया गया। जिस क्षेत्र में अनिल जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। कोविड काल की आप बात करते हैं। कोविड काल को लेकर के तमाम विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया, योगी आदित्यनाथ पर आरोप भी लगाए। लेकिन कोविड काल के बाद लोकसभा चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए और अभी उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव भी हो गए। इन सब चुनाव में लगातार योगी आदित्यनाथ भारी उससे जीत करके उन्होंने अपने नेतृत्व को साबित किया है। और अभी जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, उसी वक्त यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे थे। यहाँ सभी सीटों पर, महापौर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। कब तक आप कोविड की बात करते, बुलडोजर की आप बात करते हैं और वही बुलडोजर उनका जो है सिंबल बन गया है, उनकी जीत का सिंबल बन गया है। तो अनिल जी, इस पे आपको भी और विपक्ष की और भी मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं,
उनको सोचने की जरूरत है। अब अनिल जी आप अपना जवाब दीजिए। ना तो कर्मचारियों के हित की बात करती है, अभी एक हाल में इनको आवश्यकता पड़ गई कमल मित्र बनाने की, और उसके द्वारा जी महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना बताने का काम करेंगे। इनका संगठन इतना कमजोर पड़ गया, ऐसे ही कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी है, इनकी अंदर की जड़ें हिल गई। जी उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में ये महिला मित्र बनाने का, कमल मित्र बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी एक बात और कहना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो स्थिति पैदा हुई है, शिक्षा के मंदिरों में यौन शोषणों के मामले, जी जी अनिल जी, ये शाहजहांपुर में हुआ, आगरा में हुआ, लेकिन प्रशासन की उस पर कोई भी शासन की प्रतिक्रिया विशेष तौर पर नहीं है। भूख भय भ्रष्टाचार से मुक्त है उत्तर प्रदेश जी जी सरकार, ये कहाँ है? ये कहते मुक्त है लेकिन मुक्त नहीं है। क्या रोजगार की ये बात करते हैं? क्या आम जनमानस को 2.5 लाख रुपए देने से उसका मकान बन जाएगा? क्या महिलाओं को शिक्षा का सही अवसर मिल रहा है? कई ऐसी समस्या है जिनका देखने में आए, गैस सिलेंडरों पर क्या दाम कम हुए? आगरा में ये लोग जिस तरह की बात करते हैं, मैं आपसे छोटी सी बात बता दूं, आगरा की 9 विधानसभाओं पर विधायक बीजेपी के, 2 सांसद दोनों बीजेपी के, विधान परिषद सदस्य बीजेपी का, राज्यसभा सदस्य बीजेपी का, इसके अलावा मेयर बीजेपी का, 34 साल से निरंतर नगर की सरकार बीजेपी की। क्या आगरा को गैराज की समस्या मिली, दूर हुई? क्या गैराज मिला? क्या हाईकोर्ट बेंच मिली? क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले? नशाबंदी के ठेके दांत बन रहे हैं, लेकिन क्या नशेबंदी कर पा रही है सरकार? ठीक है, राशन के नाम पर 80 ठीक है अनिल शर्मा जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन जी भी हैं। दीपक जी, समाजवादी पार्टी यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है। प्रमुख विपक्षी दल के नाते समाजवादी पार्टी का अपना एक बड़ा दायित्व हो जाता है कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे निकले। जो विपक्ष की एक भूमिका होती है, वो विपक्ष की भूमिका में जिन तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी को दिखाई देना चाहिए, वैसे तेवर न चुनाव में दिखे, न सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक कहीं दिखाई दिए। जो थोड़े बहुत तेवर नजर आते हैं वो हमको हर रोज ट्विटर पे नजर आते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ट्विटर की पार्टी बन के रह गई है? और एक सवाल मेरा, जो अभी अनिल जी से भी मैंने किया था, 2024 ऐसी स्थिति में आप कैसे जीत पाएंगे? आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं मैदान में? क्योंकि अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो कुल मिलाकर के बिल्कुल लोकल मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए थे, और अब तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जो खोई हुई साख है उसको बचाने के लिए क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी देखिए निरंतर संघर्षरत है और निरंतर संघर्ष कर रही है। और अभी आपने कहा के उपाध्याय जी कि योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन शायद आप भूल गए कि 2018 में समाजवादी पार्टी ने ही इनके गढ़ में घुस करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। इनके डिप्टी सीएम के गढ़ में घुस करके केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव हराने का काम किया था। अम्बेडकर नगर उपचुनाव हमने जीतने का काम किया था। ऐसे बहुत से उपचुनाव हमने जीतने के काम किए थे और ये अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे। और रहा सवाल तैयारी का, ममता बनर्जी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फार्मूला निकाला है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जहां पर हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रही है। और रहा सवाल अभी नगर निकाय के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस तंत्र, और जब वोट परसेंटेज इतना कम है, हम तो इसकी समीक्षा करेंगे कि हमसे कहां चूक हो गई। कमियों को दूर करते हुए और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जनता लड़ने जा रही है। इनके 9 साल के कुशासन में, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जनता पूरी तरीके से उब चुकी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, झूठ। इन्होंने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का कहा था, झूठ। हर मुकाम पे, हर मोड़ पे इन्होंने सिर्फ और झूठ परोसने का काम किया। लेकिन जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और ये चुनाव जो है ये जनता लड़ने जा रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी और पूरे दमखम के साथ लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोग उपचुनाव में इन लोगों को शिकस्त देने का काम किया था, उसी तरीके से आगे आने वाले 2024 में भी हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। ठीक है राजीव राय जी, आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को सुना। दोनों का आरोप है कि 9 साल से कुशासन चल रहा है, बुलडोजर के नाम पर जो है आतताइयाँ हो रही हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो कहा कि अब जो है वो बुलडोजर के नाम पे किस तरह से माँ बेटी का घर तोड़ा गया। बहुत सारे मुद्दे हैं इस तरह के, लेकिन योगी का विजय रथ रुक नहीं रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उसको जनता अपने सर आंखों पर ले रही है। इन आरोपों को आप किस तरीके से लेते हैं? फिर एक सवाल और कि क्या कर्नाटक चुनाव की हार के बाद, भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति बदलेगी, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना पुराना परफॉर्मेंस था उसको दोहरा पाएगी या उससे बेहतर कर पाएगी, या क्या आपको क्या लगता है राजीव जी? धन्यवाद के उपाध्याय सर, क्योंकि सारे वक्ताओं की बात हमने बहुत प्यार से सुनी है तो हम चाहेंगे ये लोग भी हमारी बात सुने। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ और बुंदेलखंड आजादी के बाद बदहाली और भुखमरी का शिकार है। यहाँ पर जंगलों में डकैत हुआ करते थे, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लुटेरे शहरों में घुमा करते थे। बहुजन समाज में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बसपा सरकार में अधिकारियों ने जो मलाई काटी है, जो अत्याचार किया है, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उसको जनता भूली। बुंदेलखंड का व्यापारी इतनी बुरी तरह से त्रस्त था जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री का वो संभाले हैं, तब से बुंदेलखंड का व्यापारी और आम जनता इतनी खुश है कि आप ये देखिएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि झांसी विधानसभा हमने 76,000 वोट से जीती थी, और झांसी नगर निगम हमने 83,000 वोट से जीती है। झांसी विधानसभा और झांसी नगर निगम की सेम वोटिंग है। हमारी 5 विधानसभा मिला के 1 लोकसभा होती है। हम 5 लाख वोटों से झांसी लोकसभा जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से बेटियां सुरक्षित चल रही हैं। और रहे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये बता रहे थे कि जनेऊधारी ब्राह्मण ये करेंगे, जनेऊधारी ब्राह्मण ये करेंगे, तो शर्मा जी आप तो ब्राह्मण हैं, ये बता दीजिए जब चाइना में आपके युवराज गए थे दर्शन करने के लिए नेपाल होते हुए, तो चिकन अफगानी खाया था उन्होंने नेपाल के होटल में, वो फोटो वायरल है। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि वो हैं क्या, अफगानी है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। पहले आप अपने युवराज को ये तय कर लीजिए, है ना। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, उपाध्याय जी आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 80 में से 80 सीटें योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे। बुंदेलखंड का एकमात्र नगर निगम है झांसी। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इनकी जमानत जब्त हुई है, जमानत जब्त। अरे कम से कम जमानत तो बचा ले जाते। टीवी पे आके कोई भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जरा पता कर लीजिए कि बुंदेलखंड में जब आपकी सरकार रही है तो किस तरीके से गुंडागिर्दी हुई है। खुली दुकान हमारी है, खाली प्लॉट हमारा है। इस नारे के साथ व्यापारियों की हत्याएं, अपहरण, उद्योग बना लिया आपने। कभी तो सच बोल लिया करो आप, कभी तो सच बोलो आप। कानून सच ही तो बोल रहे हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सच ही बोल रहे हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जो परिक्रमा अपने नेताओं की जो परिक्रमा करते हैं ना, उससे ज्यादा जरा जनता के बीच में आइए, हम लोग आप व्यापारियों के बीच में आइए, आप छात्रों के बीच में आइए, आप महिलाओं के बीच में आइए, आप आकर गरीबों के बीच में देखिए, आप किसी धर्म किसी जात के बीच में जाकर देख लीजिए। आवाज किसको दिया गया, आप लोगों का राशन दर्द किसको महसूस दिया करने की गया, कोशिश करो। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की दिया बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की जब तक आपकी सरकार रही, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की दिया नहीं आता था। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में आया है। अच्छा ये बताओ आप, गोरखपुर में व्यापारिक साथ क्या हुआ? गोरखपुर में व्यापारिक साथ क्या हुआ? झांसी में आपके खनन व्यापारिक साथ क्या हुआ? बिल्कुल सजा मिली, इंस्पेक्टर को। अगर आप होता ना, अरे क्या बात करो आप, मरवा आप उसकी जिंदगी वापस कर सकते हो। आप राजीव जी उसकी जिंदगी वापस कर सकते हो। हम चला आपसे गया क्या है कह मनीष रहे हैं, गुप्ता, आप उसकी जिंदगी वापस कर सकते न्याय हो। मिला। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मुकदमा नहीं लिखता। आपकी पुलिस उसको मरवा रही है और पुलिस को आप जेल भेज कर न्याय की बात कर रहे हो।
आप मनीष बिल्कुल गुप्ता की जेल ही बीवी भेजा को आपने जाएगा। सेवा करने का काम किया। पुलिस बिल्कुल कस्टडी जेल में ही जितनी भेजा ज्यादा जाएगा। सबसे ज्यादा अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस राजू जी सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। एक एक करके बात करें। मुझे लगता है कि इस तरह से बहस करेंगे तो सुनाई नहीं देगा, इस तरह से बहस करेंगे तो किसी की बात जनता तक नहीं जाएगी। एक एक करके जवाब दें। दीपक रंजन जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की जो पूरी एक हलचल है उनको बहुत करीब से देखा। दुबे जी, ये जो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में चेंज आया है, हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पतन भी देखा है, किस तरीके से कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद और उसके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से भाजपा एक तरह से हाशिए पे चली गई थी। लेकिन 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें लोकसभा में भारी जीत हुई और 2017 में जिस तरीके से इतिहास रचा और आज लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसके पीछे आप कौन सी वजह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष यहाँ उतना कामयाब नहीं हो रहा है या विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा, या भारतीय जनता पार्टी का काम इतना अच्छा है, योगी आदित्यनाथ जी का काम इतना अच्छा है कि अभी जनता को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है? असली वजह क्या है? दुबे जी। के भाई, आज आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मैं पहली बार आया हूं, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं जी। क्योंकि भाई कुछ तो है ही है। अगर कानपुर देहात में पंडित कृष्णगोपाल दीक्षित के परिवार में 32 लोग जाते हैं बुलडोजर लेके, झोपड़ी तहस नहस कर देते हैं, माँ बेटी जल के मर जाती है, उसके बाद भी अगर कानपुर में प्रमिला पांडे जीतती है तो कुछ तो है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को दिन दहाड़े लोग मार देते हैं तो कुछ तो है। उसके बाद भी बीजेपी सत्रह नगर निगम जीतती है, उसके साल बाद भी कुछ तो है। बलवंत सिंह को कानपुर में मार दिया जाता है, गुप्ता को गोरखपुर में मार दिया जाता है, तो कुछ तो है। लेकिन इसकी भरपाई अतीक से, अशरफ से, दुजाना से, मुख्तार से, इससे भरपाई हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश में के भाई बहुत साफ बात है। अभी कांग्रेस के हमारे जो ये नहीं, अनिल जी नहीं, एक प्रवक्ता गाल बजा रहे थे, वो जनेऊधारी हनुमान जी, जनेऊधारी ब्राह्मण, और बाद में बोल गए कि रावण राज। अरे उसे पता ही नहीं चौबे जी को कि ब्राह्मण विप्र शिरोमणि था लंकेश, पूज लंकेश विप्र शिरोमणि थे। वो जनेऊ वो ब्राह्मण कहते रहे, उसके बाद वो रावण राज बोल गए। इनको कुछ पता ही नहीं कि इनको क्या कहना, क्या वो प्रवक्ता है, पता नहीं किस लेवल के प्रवक्ता है। खैर, के भाई बहुत दुखद स्थिति है। मैदान यूपी का बिल्कुल खाली है कि 24 का ये तय करेगा, 24 का मामला, कि मोदी जी को बनना है, दोबारा प्रधानमंत्री, या योगी जी को बनना है। इस पे उत्तर प्रदेश बहुत कुछ तय करेगा। मैं आपसे बहुत सीधी बात बोल रहा हूं। आप पार्टी अभी 20 साल कुछ नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी को बहुत चिंतन करना पड़ेगा। अपनी अकड़, अपना कुर्ता पजामा को बिल से थोड़ा सा सिलबटे लानी पड़ेगी। खाली उससे नहीं चलता। अभी अखिलेश जी उधार के मुख्यमंत्री हैं, अपनी दम पे नहीं बने हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मैं दुआ करूं? अपने वो जब वो हिमाचल जीतते हैं तो नाचने लगते हैं, वो कर्नाटक जीतते हैं तो नाचने लगते हैं, वो मिठाई बांटने लगते हैं, लेकिन वो नगर निगम में भी जीरो हो जाते हैं, वो विधानसभा में भी एक लेके आ जाते हैं, तो उनको समझी जाता क्या करना है। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप के आइटम है लोग, इनका कुछ नहीं होने वाला। भाजपा 16 फुट की दीवारी में, 16 फुट की बाउंड्री बाल में माधवती जी बैठी हुई है, किसी बहन की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? 11 मुसलमान उनके धूल चाट गए नगर निगम चुनाव में। तो मैदान तो योगी जी के लिए खाली है, लेकिन मैदान योगी जी के लिए खाली है, मैदान के भाई मोदी जी के लिए खाली नहीं है। मैं आपको बहुत चीज बता दूं। देखिए, जिस पुलवामा पर योगी मोदी 2 हुआ, जीते, वही सतपाल मलिक आ गए हैं करण थापर पे इंटरव्यू लेके, बहुत वायरल हो रहा, बड़ा फर्क पड़ रहा है। यही राहुल गांधी का बंगला, यही राहुल गांधी की मेंबरशिप 1 घंटे में खाली कराने वाले, ये बहुत मैसेज जा रहा है। यही जो चंचूड़ जी हैं, चंचूड़ जी जहाँ कुछ नहीं सुनते थे, दिल्ली और महाराष्ट्र का जो सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया, बहुत दूर तक जा रहा है। और फिर जब भय का वातावरण बनता है, संदेह का वातावरण बनता है के भाई,
तो लोग खुले में जाना पसंद करते हैं। ये 2000 नोट 7 साल पहले अगर अच्छा था तो आज बुरा क्यों हो गया? आज बुरा है तो कल अच्छा कैसे था? ये जो 2000 के नोट कल लोगों ने बेवजह बंद कर दिया है, अभी 4 महीने का समय दिया है, कहीं ना कहीं ये चीजें, और सुन लीजिए जो असली बात है, अब इस देश में दलित नेतृत्व मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। इस देश में 3 बैकवर्ड कांग्रेस में मुसरफ होती है, पीएम गहलोत, बघेल और ये भी सिद्धरमैया। ये दलित और बैकवर्ड और मुस्लिम, अब देखिए परसेप्शन होता है। बाबा जी भी तो 2 जिलों में गए थे, उड़ीसा में, कर्नाटक में 9 सीटें हार गई हैं, उसमें हर 8 में 9 सीटें हार गई हैं, 9 में 8 सीटें हार गई हैं। तो ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर परसेप्शन ये है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हिंदू को मजा आ रहा है कि मेरी झोपड़ी गिर जाए, लेकिन अतीक और तरफ तो निपट गए। असली मुद्दा ये, लेकिन देश में मुद्दा नहीं बनेगा। देश में मुद्दा बनेगा बिल्कुल सिलेंडर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाए राजीव जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, सुशील दुबे जी ने भी आप पर कुछ सवाल उठाए कांग्रेस को लेकर के, और ये मुझे भी लगता है कि यह मैदान खाली है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ का विजय रथ चल रहा है, जो भी वजह रही हो, चाहे उनका काम करने का तरीका रहा हो, चाहे उनके तेवर रहे हों, या जो उनकी एक साफ सुथरी छवि है, आज तक उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है और ये आरोप उन पर कोई लगा भी नहीं सकता। और इसके अलावा कानून व्यवस्था से वो जिस तरीके से निपटते हैं, कानून व्यवस्था के मसलों से, वो लोगों को भाता है। जैसा सुशील दुबे जी भी कह रहे थे कि लोग अभी मस्त हैं, लेकिन ऐसे में एक स्पेस है, शून्य है। उस शून्य को कैसे कांग्रेस और कैसे समाजवादी पार्टी भरेगी? पहले अनिल शर्मा जी जवाब दें, उसके बाद में दीपक रंजन जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। शर्मा जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत समय से अपनी मेहनत में लगा हुआ है जी, और स्थिति आज ये है, निकाय चुनाव में हमको वोट परसेंट में बढ़ोतरी हुई है। कई सीटों पर हम लोग सेकेंड पोजीशन पर भी रहे। जीत हार अपनी जगह। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की, वोटिंग की जो व्यवस्था थी, मैं आपसे छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जिस प्रकार से निकाय चुनाव के अंदर वोटों के, कई वोटर लिस्टों से वोटों के गायब होने का, वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन की दूरी, कई क्षेत्रों में ऐसे बता दूं, मेरी आंखों देखा हाल है कि एक क्षेत्र में भाजपा के विधायक, पूर्व मंत्री, वहां के क्षेत्रीय और पार्षद प्रत्याशी और उनके कुछ नुमाइंदे अंदर पोलिंग पर पूरे कब्जा जमाए बैठे थे। पुलिस प्रशासन ने बाकी अन्य प्रत्याशियों को अंदर नहीं जाने दिया, कम से कम 1.5 घंटे तक। ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं तानाशाही की रवैया अपनाती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हम लोग, जैसे और राज्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा पुरानी पेंशन को लेकर, महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर के दाम, रोजगार के लेकर, कांग्रेस ने जिस राज्य में जिस वायदे पर भी चुनाव लड़ा उस वायदे को पूरा किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र राजीव राय जी एक बात पूछ रहे थे, साहब वो हम मांसाहार किया राहुल गांधी जी ने। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी, क्या ब्राह्मण के लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसे शास्त्रों के अनुसार उदर पूर्ति का साधन कहा जाता है? वो कौन कौन से साधन है? एक तामस वृत्ति का, एक सात्विक वृत्ति का, क्या दोनों में कहीं रुकावट है? शास्त्र के अनुसार बताने का कष्ट है पहले तो। दूसरा, देश में अगर कोई व्यक्ति किसी देश में जाता है, अगर अनिल शर्मा या केके उपाध्याय जी या दुबे जी किसी देश में जाते हैं, वहां अगर किसी से मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस देश के हो गए। इस तरह के आरोप कम से कम ना लगाया कीजिए। देश के प्रधानमंत्री या देश के मंत्री या देश के किसी राष्ट्रीय नेता के द्वारा भी किसी अन्य देशों का भ्रमण किया जाता है तो वो उस देश का नहीं हो जाता है। गंभीरता बरतिए, बड़ी गंभीरता से मैंने आपको सुना। एक भी बात पर आपकी टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी हम लोगों की प्रतिस्पर्धा के सभी चैनल पर बातचीत हो, वो लोगों की समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात नारी सुरक्षा की, अभी हाल ही में शाहजहांपुर में जो कांड हुआ है, मैं बताऊं आपको,
वहाँ 13 बच्चों का जो यौन शोषण हुआ, जिसमें 3 टीचर, जिसमें एक प्रिंसिपल, एक अनुदेशक और एक टीचर, महिला टीचर, 3 उसमें इन्वॉल्व थे। उन पर पास्को में केस भी दर्ज किया गया। लेकिन इसी प्रकार से आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में गांव लहरा में टीचर से खौफजदा होकर जो रिवॉल्वर लेकर आते थे विद्यालय में, कई महिला टीचरों के साथ अश्लील हरकतें, अश्लील भाषा का उपयोग करते थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। खौफजदा सरसों ने स्कूल छोड़ दिया। इस तरह की घटनाएं अगर गिनाई जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम हो चुकी है। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बात घर से बेटियां निकलने में कतराती है। अपने चंद नुमाइंदों को लेकर आप अपनी तारीफें जरूर करा लीजिएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि भय का वातावरण इस देश में है। अनिल जी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं उसमें सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का ही है। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। तो ये जो हम यहाँ बहस में जो आंकड़े पेश करते हैं ना, वो वोट में तब्दील होते दिखाई नहीं देते ना। ऐसा लगता है कि पब्लिक जो आप आंकड़े पेश करते हैं उसको पब्लिक नज़रअंदाज करती है, या फिर जैसा सुशील दुबे जी कह रहे थे कि अभी लोग मस्त हैं, अतीक अशरफ में मस्त हैं, वो उनको देखना ही नहीं है। जो भी है अनिल जी, स्थिति है कि लोगों को जो एक आईना दिखाया जाता है, वो आईना बड़ा विचित्र होता है। एक तरफ लोगों को दिखाई जाता है कि हम हिंदू एक हो रहे हैं, मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, और लेकिन जैसे ही वोट का मामला आता है ये मुसलमानों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर रूप कौन सा है ये समझ में नहीं आता पब्लिक के। कहीं ये गाय को माता मानते हैं, कहीं दूसरी जगह बीज का व्यापार कराते हैं। आखिर कौन से रूप है, कितने चेहरे इनके हैं? कम से कम जनता के सामने एक चेहरा लाइए। वो राजीव जी से जवाब लेंगे। इससे पहले दीपक रंजन जी, आपसे एक सवाल है। मेरा एक सवाल ये भी है, सुशील दुबे जी ने जो जिस तरीके से बातों को और नैरेटिव बताया, मुझे ये लगता है कि जैसे असद का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया, और उसके बाद जिस प्रकार से अतीक और अशरफ को सरेआम पुलिस की अभिरक्षा में गोलियां मारी गई और उनकी हत्या हुई, इनके बाद में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके जो बयान आए, वो ऐसा लगा कि माफियाओं के साथ खड़े हैं। ये ठीक है कि जो गोली मारी गई पुलिस अभिरक्षा में वो गलत है, वो न्याय संगत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक का सेंटीमेंट है उन माफियाओं के साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ इन बयानों के जरिए खड़ी हुई दिखाई देती है जनता को, और इसका परिणाम फिर जब चुनाव होते हैं तो उसमें दिखाई देता है। क्या ये आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सही है दीपक रंजन जी? ये मतलब एक विश्लेषण की बात है, मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पार्टी दीपक जी, अपराधियों के, समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों के बिल्कुल खिलाफ है, अपराधियों को संरक्षण देने के भी खिलाफ है। लेकिन हम साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे बैठे हैं, राजू राय जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनके उत्तर प्रदेश के राज में जो है कहीं कानून का राज है, ये कानून का राज इन्होंने एकदम खत्म कर दिया। आप अपराधियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो, लेकिन कानून के दायरे में लेकर। अगर आपको कानून पर से आपका विश्वास उठ चुका है तो, और गोली का बदला अगर गोली सही होगा, अगर बंदूक का फैसला बंदूकें करेंगी, 2 अपराधियों को मारने के लिए आपने 3 अपराधी आपने पैदा कर दिए। और नगर निकाय का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, वोट परसेंटेज इतना कम क्यों रहा? राजू राय जी और चुनाव आयोग से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार लगाऊंगा कि आप इस पर भी मंथन करो। इसके मतलब कहीं कहीं तो ऐसे जिले थे जहां पे 34%, 35%, 36% ज्यादा वोट पुल नहीं हुआ। इसके मतलब आधे से ज्यादा जनता ने उत्तर प्रदेश में हताशा और निराशा थी, इन्होंने इनके काम को नकार दिया। आधे से ज्यादा लोगों ने इनको नकारने का काम किया। और अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई से सुशील दुबे जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े सम्मान योग्य व्यक्ति भी हैं, आप काफी सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं। अभी सुशील भैया ने कहा कि रास्ता बिल्कुल खाली है, और इस रास्ते पर जब ये चलेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुशील भैया, तो जनता इनसे सवाल करेगी, जनता इनसे महंगाई पर सवाल करेगी, जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल करेगी,
जनता इनसे कोरोना में जिन लोगों ने अपने बहन बेटियों को, माताओं पिताओं को और मित्रों यारों को खोया, जनता इनसे उस पर सवाल करेगी। जनता इनसे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करेगी। जिसका बेटा बेरोजगार हो रहा है, जनता उस पर सवाल करेगी। जनता इनसे महंगाई पे सवाल करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो जहाज रूपी जो है, ये पार्टी जो है, ये अपना भ्रष्टाचार से, अपने बेरोजगारी से, जो इन्होंने बेरोजगारी दी, जो इन्होंने कोरोना काल में लोगों को परेशान किया, जिस तरीके से लोगों का रोजगार छिना, जिस तरीके से भी कल नोटबंदी हुई, इन्होंने 6 साल 6.5 साल पहले इन्होंने कहा कि नोटबंदी बहुत सही है। अगर सही थी, 2000 का नोट इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने 2000 का नोट लेकर के आए, फिर इसी सरकार ने उसको गलत बता दिया कि काला धन कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सिस्टम फेल है। फेलोटी आपके अंदर, आपकी सरकार पिछले 9 साल से दिल्ली में और पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। राजीव राय जी, दीपक रंजन जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई पे सवाल होंगे, नोटबंदी पे सवाल होंगे, कोरोना पे भी सवाल होंगे। हालांकि कोरोना वाला पीरियड निकल चुका है और उसके बाद योगी सरकार 2-3 चुनाव जीत चुकी है, लेकिन विपक्ष अभी वहीं अटका हुआ है। एक सवाल और मेरा भी है, जैसा सुशील दुबे जी कह रहे थे, क्या हम लगातार इस तरह की घटनाओं से चुनाव जीतेंगे कि कभी असद एनकाउंटर में मारा गया या अतीक अशरफ की हत्या सरेआम हो जाती है पुलिस की अभिरक्षा में, और फिर पब्लिक के सेंटीमेंट जाहिर है कि सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों से सब लोग त्रस्त थे और समाजवादी पार्टी के नेता इन लोगों के पक्ष में ट्वीट करते हैं। तो क्या सारे मुद्दे फिर एक तरफ हो जाते हैं? क्या हमेशा चुनाव जीतने के लिए इसी तरह के मुद्दे लिए जाएंगे? और इसके अलावा अनिल शर्मा जी ने और दीपक रंजन जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जवाब राजीव जी आपको ही देना है। धन्यवाद उपाध्याय जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय दुबे जी के जो कि सम्मान करता हूं, तो प्रणाम करते हुए बता रहा हूं कि आदरणीय दुबे जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, जनता को मजा आ रहा है। जनता को मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पत्रकारिता की है। आप किसान और व्यापारी से समझिए कि जनता को मजा क्यों आ रहा है। क्योंकि कानून का राज है, इसलिए जनता को मजा आ रहा है। एक भी निर्दोष व्यक्ति मारा गया हो, जिनकी पैरवी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी करती है, तो उसका तो नाम गिना दिया जा सकता है कि भाई निर्दोष मारा गया है। ये अपराधी हैं, इनकी हिस्ट्री सीट्स खुली हुई थी। बड़े सम्मान के साथ में उन्होंने गिनाया है कानपुर में जो माँ बेटी मारी गई थी, वो उन्होंने, सुशील दुबे जी ने वहीं से शुरुआत की है। वो निर्दोष थे। घटना जो हुई है उसकी बुलडोजर जब चलाया गया था कानपुर में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर बुलडोजर चलाया गया था और गलत चलाया गया तो निश्चित उन सबको सजा मिलनी है। उस सजा को तो कोई रोक नहीं सकता है। शर्मा जी हमारे कह रहे थे, कांग्रेस वाले, कि चूंकि महिलाओं की सुरक्षा बहुत खराब है, तो हमें लगता है कि शर्मा जी या तो पार्टी कार्यालय पे रहते हैं, घर पे आना जाना कम होता है। ईमानदारी से आप अपनी रिश्तेदारी में हमारी भाभी जी से, हमारी भतीजी से आप ये पूछ लीजिए कि जब वो स्कूल जाती हैं या रात को किसी शादी से वापस लौटती हैं तो सुरक्षित है या नहीं। रहा वोट बैंक कम का, जो रंजन साहब ने कहा है, रंजन साहब, ये आप लोगों के लिए चेहरा बचाने की बहुत अच्छी चीज हो गई है कि गर्मी में अगर ये जो मेयर के इलेक्शन नवंबर में आरक्षण वाला मुद्दा नहीं आया होता तो आप लोग और ज्यादा वोटों से हारते, क्योंकि गर्मी में जो वोटर था वो वोटर अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर चला गया था। अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ता तो आप और निश्चित ज्यादा वोटों से चुनाव हारते। और आप पता कर लीजिए, आपकी जमानत जब्त है। ऐसा भी नहीं आप फाइट में दूसरे तीसरे पे हो, आपकी जमानत जब्त है। भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टी डिक्लेयर काला धन नहीं, भारतीय जनता पार्टी छुट्टी डिक्लेयर की थी। आप गलत स्टेटमेंट क्यों देते? कौन सी छुट्टियां चल रही थी? राजीव भाई, आप छुट्टियां नहीं, छुट्टियां कौन सी चल रही थी? छुट्टियां कब से डिक्लेयर हुई है? यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में। आप गलत आप इस सम्मानित चैनल पे गलत बोल रहे हैं। आप राजीव भाई, आप सुनो मेरी बात। आप एक एक करके गलत बात, झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ। निर्दोषों की आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई है। दीपक जी, दीपक जी मेरी बात सुनिए। दीपक जी राजीव जी को बोल लेने दें, उसके बाद आप ही को मौका दूंगा ताकि आप उनकी जवाब का तफसील से जवाब दें, और आप पूरा समय भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि वो आप पे आरोप लगा देंगे और फिर आप जवाब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पूरा समय दूंगा। राजीव जी अपनी बात पूरी कर लें। जी राजीव जी। कोई तरीका है तो ये निश्चित रूप से विपक्ष के आरोप है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टूरिज्म नीति आई है। आपको 1 रुपए का स्टाम्प नहीं देना है।
आपको 1 रुपए का डेवलपमेंट नहीं देना है, सिंगल विंडो पे सारे काम हो रहे हैं, इसलिए ये चुनाव लगातार जीतेंगे। आज महिलाओं में सुरक्षा की बढ़ गई है भावना कि हम सुरक्षित हैं। पहले वो अगर ट्यूशन में बच्चियां पढ़ने जाती थी तो माँ भाई या पिता को या चाचा को साथ भेजती है, इसलिए लगातार परिणाम आ रहे हैं। आज व्यापारी सुकून से रात को बंद करके थैले में अपना गल्ला लेके जाता है, आराम से घर पहुंचता है, इसलिए लगातार ये परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि ये जातिवादी के चुनाव नहीं लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है कि ये हमेशा सड़क पर रहती है। अखिलेश जी अपने 4-6 लोगों के बीच में घुस के 16 घंटे एसी में रहते हैं। राहुल गांधी जी 16 घंटे एसी में रहते हैं। मायावती जी 16 घंटे एसी में रहते हैं। यहाँ भाजपा पूरी की पूरी 24 घंटे 365 दिन सड़कों पर रहती है, इसलिए ये परिणाम आ रहे हैं। और आप विश्वास कीजिएगा 2024 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशन में हम लोग 80 से 80 की सीट जीतने जा रहे हैं। और इसी पैनल को आप ठीक है राजीव काउंटिंग होने के बाद सुशील दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये तो चलिए राजनेता हैं, इन्हें अपनी अपनी बात करनी है, लेकिन अगर एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो आपको विपक्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ नजर आता है? सुशील दुबे जी। अभी मैं के भाई, जो अभी राजीव राय जी गीता ज्ञान दे रहे थे, मेरे छोटे भाई हैं, प्रिय भाई हैं, हमें लगता है कुछ ज्यादा उत्साह में आ गए हैं। ये 17 सीटें जो यहाँ जीत गए हैं, अभी इन्होंने गीता ज्ञान दिया कि वो राहुल गांधी 16 घंटे एसी में। अरे गजब है, उस आदमी ने 3500 किलोमीटर पूरा देश नाप दिया, जाड़ा धूप गर्मी बरसात में, एक बस में, एक कंटेनर में, और भाई ज्ञान दे रहा है कि वो 16 घंटे एसी में थे। अरे यार, विपक्ष का नेता है अखिलेश यादव, विपक्ष का नेता है, हल्का फुल्का नहीं है। 111 सीटें लाए, क्या आप देखते हो एसी बैठे रहते हैं? बात थोड़ा सा कहीं वक्त की मार है, वरना अखिलेश यादव, देखिए जब मैंने कहा ना, भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव है जमीन पर। अब उनकी राजनीति जैसे उनको कर्नाटक जाना चाहिए था, ताई जी वाला तो आज हुआ, लेकिन उन्होंने शुरू में ही ये शो कर दिया कि हम कर्नाटक नहीं जाएंगे, हम ममता के उसमें देखेंगे। तो अब कर्नाटक, ममता जी यहाँ क्या बना बिगाड़ देगी अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव को कर्नाटक के लिए बताना था कि हम जाएंगे वहां पर। ताई जी वाला दुखा दुआ अलग बात है, वो कर्नाटक की जगह पर हरशंकर से बारे जा रहे थे चिल्लू पर। तो ये पॉलिटिकल जो चीजें, कंफ्यूजन है अखिलेश यादव का, ये उनको नुकसान कर रहा है। वरना एक नौजवान और विपक्ष तो होना ही चाहिए। क्या राजीव राय जी बताएं, क्या राजीव राय जी बताएंगे के भाई कि 9 संसदीय सीटों पर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को पसीना आ गया है। 9 संसदीय सीटों पर नगर निगम के चुनाव में पसीना आ गया, तो ये 80 सीटें जीत रहे हैं। 9 संसदीय सीटें तो ऐसे ही उनकी जा रही हैं, तो 62 से 9 घटाइए। ऐसे नहीं होता कि बैठ के हो गया और एकदम हटाए। अरे प्रवक्ता है, चीजें हैं, सब बातें हैं, तो एक तर्क के साथ बातें होनी चाहिए। और बेशक राजीव के भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये देश का चुनाव जब 24 का होगा तो परसेप्शन अतीक और मुख्तार नहीं होंगे, तब परसेप्शन 2000 का नोट होगा, तब सतपाल मलिक होंगे, तब राहुल गांधी का बंगला और राहुल गांधी का सड़क पे ले आना वो होगा, तब चंचूड़ जी का फैसला सुना जाएगा, तब ये देश बेरोजगारी, गैस। भाई आप बताओ, कर्नाटक का ये देख लीजिए, अगर वहां पर मुख्तार यहाँ पर है और योगी बाबा है, तो वहां पर भी तो बैकवर्ड, दलित और सवर्ण सबने मिलकर 40% वोट दे दिया है। यही तो देश में है ना, कर्नाटक भी तो उसी देश में है। और आप एक चीज देखिए, बहुमत से हो रहा सब जगह पर। आप ये तय मान लीजिए, जो 9-10 लोग आज वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी एक सीट उठा के देख लीजिए पॉलिटिकल, तो 24 का सीनियरों बदलने वाला है। 80 जीत जाएंगे। अरे 80 में 80 तब नहीं जीते जब मंदिर टूटा था, जब जय श्री राम या मस्जिद मंदिर बाबरी जो भी ढांचा था, जब जय श्री राम का बोल वाला था, तब 80 नहीं जीत पाए थे, अब 80 का जीत लेंगे। तो इतना होना चाहिए कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल एक गणना होती है, प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो, और गणना आपके सामने है, चीजें आपके सामने है। क्या भाई, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बहस थी, इस बहस का कोई अंत नहीं है। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और उस चुनाव जीतने के पीछे जो उनकी छवि है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश।
इसके अलावा कानून व्यवस्था का राज, महिलाओं ने सर्वाधिक वोट किए हैं। तमाम सारे वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का आरोप है, लेकिन महिलाओं ने सर्वाधिक वोट किए और